सो हेलो एवरीवन। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिक सा चैप्टर है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर के अंदर हम क्या कवर करते हैं? तो बेसिकली चीज़ हम ये कवर करते हैं, एक तो कवर करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कवर करते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपसे पूछ ले कि इस कंपाउंड की, इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन क्या है, जियोमेट्री क्या है, शेप क्या है, तो वो आप बता सकते हैं। फिर हम इसके अलावा इसमें अलग अलग थियरीज कवर करते हैं, लाइक वीबीटी कवर करते हैं, वीएस ईपीआर थियरी कवर करते हैं और एमओटी भी कवर करते हैं। तो एमओटी से हमें जो पता चलता है कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड कितना है, बॉन्ड ऑर्डर पता कर सकते हैं। तो उस हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो केमिकल बॉन्डिंग वर्ड सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या सवाल आएगा? पहला सवाल आएगा, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? तो केमिकल बॉन्डिंग वर्ड सुनते ही सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही होता है, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? सो केमिकल बॉन्डिंग को अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें, कितने वर्ड में डिफाइन करें? एक वर्ड में, तो ये है अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। तो यहाँ पे वर्ड आया एटम्स। तो बेसिकली हम सब चीज जानते हैं एटम्स के बारे में, फिर भी यहाँ पे हम थोड़ी सी चर्चा एटम की भी कर लेते हैं, क्योंकि एटम अगर नहीं पता होगा तो ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एटम क्या होता है? छोटा सा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको हम बोलेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट। ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी मैटर जो है वो जो छोटे 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 पार्टिकल को मिला के जो बनती है, तो वो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? एटम है। तो जो ये एटम है वो बेसिकली तीन पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तीन क्या है? उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अगर कोई आपसे पूछे कि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से है, तो आप क्या जवाब दोगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये होते हैं उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स। और अगर एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सबने देखा होगा कुछ इस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो यहाँ पे सराउंडिंग है, जो ऑर्बिटल है, वहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये जनरली एटम का स्ट्रक्चर होता है। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? तो ऐसे ही दो एटम, ये और एक एटम है और एक एटम मिलके कुछ बनाएंगे। मान लीजिए कोई एक एटम है ए और एक कोई एटम है बी, ये दोनों मिलके कुछ बना रहे हैं ए बी। तो ये ए और बी क्या है? एटम है। और ये जो इससे बना रहे हैं ये क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है। सो बेसिकली केमिकल बॉन्ड क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, नॉट टू एटम्स, मोर देन टू एटम्स ऑल्सो हो सकता है। यहाँ पे एटम्स की जगह आयंस भी बोल सकते हैं हम, अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिक चीज हुई कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। तो अगर ये बात जान ली हमने कि व्हाट इज द केमिकल बॉन्डिंग, तो दूसरा सवाल दिमाग में क्या आएगा? दूसरा सवाल जो हमारा दिमाग में आएगा वो होगा, व्हाई बॉन्ड फॉर्म? क्या आएगा? व्हाई बॉन्ड फॉर्म? व्हाई बॉन्ड फॉर्म? तो ये क्या होगा? दूसरा सवाल होगा। एक तो चीज आपने जान ली कि केमिकल बॉन्ड क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। तो अब ये दूसरा सवाल ये होगा कि बॉन्ड क्यों फॉर्म होते हैं, दो एटम आपस में क्यों जुड़ते हैं? तो अगर सिंपल सी उसमें बोले तो टू गेन मोर, कोई भी दो एटम इसलिए जुड़ते हैं ताकि वो ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर सके। क्या कर सके? ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर सके। कोई एटम ए है, कोई एटम बी है, मिलके बना रहे हैं ए बी। सो कोई भी एटम जो है वो बॉन्डिंग बना के मोलिक्यूल्स बनाना तब भी चाहेगा जब वो स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल हो रहा हो। कब हो रहा हो? ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। कोई एटम ए है, कोई एटम बी है, तो वो मॉलिक्यूल तब भी बनाना चाहेंगे जब वो दोनों स्टेबल है। तो ये दोनों जब कंबाइन होकर ये मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एक स्टेबल सिस्टम बनाते हैं। तो ये रीज़न होता है कि बॉन्ड फॉर्म होता है। पर यहाँ पर एक और कंसेप्ट है जो आपको समझना चाहिए, समझना जरूरी है।
तो वो होता है, हमने एटम का अभी भी स्ट्रक्चर देखा कि एटम का जो सेंटर था पॉजिटिव चार्ज था और जो उसके सराउंडिंग में क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। तो ये हुआ एक एटम, ठीक है। वैसे ही दूसरा एटम होगा, ठीक है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए, बहुत सारे होते हैं तो मैं देख दिखाऊँ। तो एक सवाल ये होता है कि ये दो एटम है, ठीक है, दोनों एटम के सेंटर में पॉजिटिव है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है। तो हम सबने पढ़ा था, हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि जो सेम चार्ज होता है उसके बीच में क्या होता है, रिपल्सन। तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। सेम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है, फिर भी बॉन्ड क्यों फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव और इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सेम इसका सेंटर और इसका इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, ऑपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जो कि न्यूक्लियस में दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव है और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो एक चीज हम याद रखेंगे कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती होगी तब भी बॉन्ड फॉर्म होगी। तो ये तब भी फॉर्म होगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन के ऊपर क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, अदरवाइज बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा, बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा। तो ये एक कंडीशन है, ये याद रखना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये एक थी छोटी सी चीज जो हमें पता होनी चाहिए। हम और एक छोटे से कंसेप्ट की ओर चलते हैं, जो कि हम आगे वीबीटी वगैरह में पढ़ते हैं, पर यहाँ पे हम थोड़ा ग्राफ से पढ़ेंगे कि दो एटम किस तरीके से जुड़ते हैं, कितने डिस्टेंस से जुड़ते हैं, और जुड़ने से एनर्जी में क्या फर्क पड़ता है, उनकी जो एटम की अपनी एनर्जी होती है उसमें क्या फर्क पड़ता है, तो वो हम देखते हैं। तो हम H2 को कंसीडर करके चलते हैं, किसको कंसीडर करके चलते हैं, H2 को। तो H2 में क्या होगा, एक एटम हाइड्रोजन का होगा और दूसरा एटम भी हाइड्रोजन का होगा, क्या होगा, दूसरा एटम भी हाइड्रोजन का होगा। तो अभी सिचुएशन क्या होगी, तो मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ, आपने ये ग्राफ कई बार देखा भी होगा, तो आज उस ग्राफ को भी समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ले रहे हैं एनर्जी और यहाँ पे हम ले रहे हैं रेडियस r, इसको इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बोलते हैं r। और अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें हम तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है, ठीक है। तो अभी क्या शो करते हैं, मान देखिए r यानी कि जो इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस है वो मान लीजिए कि मैक्सिमम है, मान लीजिए कि इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस जो r है वो इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट है। जो ये दो हाइड्रोजन है वो बहुत दूर दूर घूम रहे हैं। तब देखिए यहाँ पे ये जो होगा, ये लाइन जो होगी वो ऐसे दूर जाओगे तो ये जीरो को छुएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी तब, जीरो, नॉट जीरो पर टेंस टू जीरो कह सकता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। अभी ये एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के बहुत बहुत दूर थे, r टेंस टू इनफाइनाइट था, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, टेंस टू जीरो थी, मतलब जो एनर्जी है वो काफी लो थी। तो एक चीज हम ऑलवेज ऑब्वियसली याद रखेंगे कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। क्या होता है, एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगी जब एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, यानी कि स्टेबिलिटी है कुछ। अभी ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन पास आ रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि इन दोनों के बीच के जो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। मतलब कौन सी कंडीशन आएगी, ये वाली, यहाँ पे क्या है, r टेंस टू जीरो है, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो टेंस टू जीरो है। तो ये सिचुएशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हो रही है टेंस टू इनफाइनाइट हो रही है, क्या हो रही है, टेंस टू इनफाइनाइट। मतलब जब दोनों दूर दूर थे तब इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी। जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। मतलब कि ये स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। बट हम सबको पता है कि H2 मोलेक्यूल फिर भी एग्जिस्ट करता है ना, H2 मोलेक्यूल एग्जिस्ट करता है।
अगर ये इन दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर मान लीजिए 0 हो रहा है, यानी कि एकदम पास पास है दोनों, और दोनों की पोटेंशियल एनर्जी इन्फाइनाइट हो रही है, मतलब हाईली अनस्टेबल है, तो ये दोनों कभी नहीं चाहेंगे बॉन्ड बनाना, बट फिर भी बॉन्ड बना रहे हैं। क्यों? तो जब r टेंस टू 0 यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट 0 होगा, तब पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है। पर यहाँ पर एक ये सिचुएशन है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव में है। क्या है? नेगेटिव में है, यानी कि 0 से भी कम है। क्या है? 0 से भी कम है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस नॉट, जो कुछ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, तो इतने डिस्टेंस पे रह के दो हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, मोलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो एक चीज हम याद रखेंगे कि दो एटम मिलकर जब भी मोलिक्यूल फॉर्म करेंगे तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव होगी। कब? जब दो एटम मिलके मोलिक्यूल फॉर्म करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी, यानी कि 0 से भी कम है, यानी कि मोर स्टेबल है, तो ये जरूर चाहेगा बॉन्ड बनाना। तो ये एक रीजन होता है कि जब दो हाइड्रोजन एटम मिलके बॉन्ड बनाते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी हमें मिलती है। तो उसी की वजह से क्या है कि दो हाइड्रोजन के एटम बॉन्ड फॉर्म करके क्या बनाते हैं, H2 का मोलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर आपको ऐसी स्पीसीज लेके जो एग्जिस्ट ही नहीं करती नेचर में, तो उस स्पीसीज के लिए क्या होगा कि ये जो ग्राफ है वो ऐसा नहीं आएगा। तो उस स्पीसीज के लिए, उस मोलिक्यूल के लिए जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का, तो आपको कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं मिलेगा कि जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 से कम होगी। एग्जांपल लेके देखते हैं। आपने सुना होगा Helium-2 He2 के बारे में। किसके बारे में? He2 के बारे में। तो He2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्या नहीं करता? एग्जिस्ट नहीं करता। ये हम प्रूव करेंगे MOT के जगह, जब हम He2 का एमो डायग्राम ड्रॉ करेंगे और जब He2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब दो हीलियम एटम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। तो अगर हम इसका एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो कुछ ऐसा आता है। कैसा आता है? ऐसा, जब दो एटम हीलियम के दूर दूर थे तब एनर्जी ऑलमोस्ट 0 जितनी थी, जब एकदम पास आ गए तो इनफाइनाइट थी। और इनफाइनाइट और 0 के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है कि जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 से भी कम हो, यानी कि दो हीलियम के एटम जो है वो उसके मोलिक्यूल में इतने स्टेबल नहीं है जितने वो उसके एटम पे स्टेबल है। तो यहाँ पे हीलियम के जो He2 हीलियम के दो एटम है वो कभी नहीं चाहेंगे बॉन्ड बनाना। तो एक ही चीज हम याद रखेंगे कि बॉन्ड तब भी फॉर्म होगा कि जब आफ्टर बॉन्ड कोई भी दो एटम बॉन्ड बनाने के बाद जो भी सिस्टम बन रही है वो सिस्टम स्टेबल हो। ठीक है? कोई ए और कोई बी, ये दोनों एटम तब भी बॉन्ड बनाना चाहेंगे जब ये दोनों स्टेबल हो। ठीक है? इसको हम एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं, पर ये इतना इनफ है तो हम यहीं से इसी से काम चलाएंगे, हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे। ठीक है? तो ये थी चीज़ें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। व्हाट इज द केमिकल बॉन्डिंग एंड व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म। तो बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है? टू गेन मोर स्टेबिलिटी। और केमिकल बॉन्ड क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। तो अगर हम आगे यहाँ से चलते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर टाइप्स आते हैं। क्या आते हैं? टाइप्स आते हैं। किसके टाइप्स? बॉन्ड के टाइप्स। तो जनरली बॉन्ड्स के हम टाइप्स को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा आयोनिक बॉन्ड, दूसरा जो है हमारा होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मेजोरिटी हम इन 3 को पढ़ते हैं, इसके अलावा भी बॉन्डिंग के टाइप होते हैं, पर इस 3 को हम मेजरली पढ़ते हैं, आयोनिक को, कोवेलेंट को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। तो अगर हम शुरू करें आयोनिक बॉन्ड से, तो हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में जानेंगे कि आयोनिक बॉन्ड कब फॉर्म होता है और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें और जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आयोनिक बॉन्ड से। तो एक चीज याद रखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड किन दो एटम्स के बीच में, किन दो एलिमेंट्स के बीच में फॉर्म होगा, तो उसी दो एलिमेंट के बीच में फॉर्म होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एक एटम जो होगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और एक एटम जो है वो होगा इलेक्ट्रो
नेगेटिव एटम होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। यानी कि एक एटम की टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन लूज करने की होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन लूज करने की होगी। और दूसरे एटम की टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तब भी ये दो एटम के बीच में क्या होगा? बॉन्ड फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया, कोई मॉलिक्यूल दे दिया और उसमें आपको अगर ऐसा पूछा कि इन दो एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्डिंग है, तो बॉन्ड आयोनिक है कि नहीं, वो जानने के लिए दूसरा तरीका होता है कि उन एटम्स के बीच में, उन एलिमेंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1.8। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम के बीच में अगर 1.8 से ज़्यादा है, दैट मीन्स वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अगर आपने एग्जांपल देखा होगा, मतलब अगर हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेते हैं तो वो होता है NaCl का। क्या होता है? NaCl का। तो हम प्रूव करते हैं कि NaCl में आयोनिक बॉन्ड है। कैसे? तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.9। तो अगर इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 2, जो किससे ज़्यादा है? 1.8 से ज़्यादा है। यानी कि NaCl में क्या है? NaCl में आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। कब बॉन्ड फॉर्म होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या कितना होगा? 1.8 से ज़्यादा होगा। अगर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में, तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड में जो हमारे आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। अभी नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है? तो क्या होता है कि अगर हम NaCl का एग्जाम्पल ही लेके चले तो NaCl में क्या है? सोडियम प्लस है, Cl माइनस है। तो इन दोनों के बीच में हम ऐसे बॉन्ड शो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसमें केटायन और एनायन के बीच में क्या होता है? कूलम्बिक फोर्स होता है। कूलम्बिक फोर्स होता है, कोई डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं होता। जो स्पीसीज होती है वो कैसे होती है? मान लीजिए Cl माइनस यहाँ पे है, तो क्लोरीन का जो एक एटम है तो उसके सराउंडिंग क्या हो गए? सोडियम प्लस घूम रहे होंगे, ऐसे कहीं पे भी घूम रहे होंगे। मतलब एक कोई फिक्स डायरेक्शन से बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे आयोनिक बॉन्ड में कि ये नॉन डायरेक्शनल होता है। और अगर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में जाने, तो अगर आपसे कोई पूछे कि NaCl मोलेक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या बात पूछे? स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप ये बताएंगे कि NaCl मोलेक्यूल का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। किसी भी आयोनिक कंपाउंड का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आयोनिक बॉन्ड जो है वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। जैसे हमने बताया कि जो क्लोरीन माइनस होगा उसके सराउंडिंग Na+ घूम रहे होंगे, कोई पर्टिकुलर ओवरलैपिंग नहीं होती। आयोनिक बॉन्ड में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, तो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। हाँ, इनकी लेटिस होती है। तो लेटिस का कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तब NaCl की लेटिस देखेंगे, KCl की देखेंगे, जिंक सल्फाइड की देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ते हैं? सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। पर आयोनिक कंपाउंड जो है, मोलेक्यूल जो है, उनका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। और अगर एक चीज़ आपको पता ही होगी कि जब आयोनिक कंपाउंड होते हैं, अगर हम उसको पानी में डालते हैं तो वो उसके रिस्पेक्टिवली कैटायन और एनायन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। जो हमारा आयन, अगर हमने NaCl जो सोडियम क्लोराइड है उसको लेके पानी में डाल दिया तो क्या होगा? सोडियम प्लस और Cl माइनस हमको मिल जाएगा आयोनिक, क्योंकि उसके बीच में आयोनिक बॉन्ड है। अगर हम दूसरी बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, किसकी बात करेंगे हम? कोवेलेंट बॉन्ड की। तो आयोनिक बॉन्ड के लिए हमने क्या देखा कि आयोनिक बॉन्ड में क्या थी कि जो एक एटम था वो क्या था? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम था, और एक एटम क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। तो ये तब होगा कि जब ना तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता हो, ना तो किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी हो। क्या होगा? ना तो किसी को भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी। तब क्या फॉर्म होगा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? मान लीजिए एक एटम ए है, एक एटम बी है। तो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो पार्टनरशिप से बनता है, शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है?
शेयरिंग से बनता है। किस तरीके का शेयरिंग होगा कि यहाँ पे ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या डिसाइड करेंगे कि दोनों के पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो दोनों यूज करके क्या दोनों के बीच में फॉर्म करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बना वो किसकी मदद से बना, एक ए एटम का इलेक्ट्रॉन एक बी एटम का इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि एक चीज आपको समझ में आई होगी कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मान लीजिए कि 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 4। मान लीजिए 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। इन शॉर्ट यहाँ पे दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए और एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होता है, उनका पर्टिकुलर शेप भी होता है, पर्टिकुलर जियोमेट्री भी होती है। आपने देखा होगा कि CH4, तो CH4 का शेप कुछ इस तरीके से होता है, टेट्राहेड्रल बोलते हैं हम इसको। इसका पर्टिकुलर शेप भी होता है, स्ट्रक्चर होता है। यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल बॉन्ड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल बॉन्ड है। तो अगर हम यहाँ पे CH4 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाया होगा, इसके साथ भी बनाया होगा, इसके साथ भी बनाया होगा और इसके साथ भी इस तरीके से बॉन्ड बनाया होगा। तो ये होता है सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो हम अगर कुछ एग्जांपल देखें, जैसे कि H2 देख लिया हमने, N2 O2 Cl2। तो H2 में क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में एक बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर बात करें N2 की तो 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में कितने होते हैं, 3 होते हैं। यानी कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुए होंगे। ऐसे ही बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन के केस में 2 ऑक्सीजन के एटम के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होता है। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए होंगे। और अगर रही बात Cl2 की तो यहाँ पे क्लोरीन सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये हमने कुछ चीजें जो है थोड़ी बहुत कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी minimum electron required to form a covalent bond। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है कि हाउ मेनी मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस चीज का आंसर आप कहाँ पे लिखोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। इसका सॉल्यूशन जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब उसके स्टार्टिंग में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ लिया कि जहाँ पे क्या हो रहा था, एक एटम लूज कर रहा था, एक एटम गेन कर रहा था, दोनों के बीच में क्या हो रहा था, कूलम्बिक फोर्स हो रहा था। फिर हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, दोनों एटम जो है वो शेयरिंग करते हैं और एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, किसकी बात करेंगे अब हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक कोई एटम ए है, एक कोई एटम बी है। अभी ए बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड बनाना है तो दोनों को पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आएगा। पर ए बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और बी इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि बी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है। तो बी ए को क्या बोलेगा कि तू मेरे साथ बॉन्ड बना ले, बॉन्ड के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन चाहिए वो मैं देता हूं, ठीक है। बॉन्ड फॉर्म हो गया, पर यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों एटम का खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे एक एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी ने डोनेट किया ए को, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एरो शो नहीं करना है तो जिसने डोनेट किया उसके ऊपर पॉजिटिव लिखेंगे, जिसने एक्सेप्ट किया वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए हम पूरा एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। वहाँ पे सारी बातें जानते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानते हैं, तो बहुत सारी चीज़ जानते हैं। पर यहाँ पर 2 बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये दो बातें क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए बी जो एटम है वो ए को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। भाई ये बी ए को तब भी शेयर कर पाएगा ना जब इसके पास होगा। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो बोल सकते हैं कि लोन पेयर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। अभी बी ए को दे रहा है, कोई आपको पैसा दे रहा है, पर आपके पास वो पॉकेट खाली नहीं है, तो आप क्या करोगे? नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए जब बी ए को दे रहा है तो सेकंड क्या है, दूसरे एक एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए। अरे जब खाली ऑर्बिटल ही नहीं होगी तो बी ए को डोनेट ही नहीं कर पाएगा, और अगर इसको एक्सेप्ट करना भी है इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पे करेगा, अगर इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं होगी। तो ये दो चीज होगी कि एक जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, यानी उसके पास कुछ लोन पेयर होना चाहिए, और जो दूसरा एटम है उसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। वो जो सामने वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। तो यहाँ पे आज हमने क्या क्या कवर अप किया। तो पहली चीज हमने कवर की कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, तो जो दो एटम के बीच में अट्रैक्शन है, बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है, तो वो चीजें हमने सारी देखी, ग्राफ के थ्रू भी देखी। फिर 3 टाइप के बॉन्ड पढ़े, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक जो क्वेश्चन आपको दिया उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, फिर लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, और उसके ड्रॉबैक पढ़ेंगे। ये पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं हुई थी, मतलब कुछ थोड़ी बहुत हुई थी कि बॉन्ड क्यों फॉर्म हो रहा है, तो हमने बता दिया कि भाई स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। पर यहाँ पे लुईस ने आके और कुछ चीजें बताई बॉन्ड के बारे में। लुईस ने आके, अभी तक हमको स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं था, हमको पता था कि H2 तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हमें पता नहीं था, तो लुईस ने आके वो स्ट्रक्चर भी दिए। तो जो इसके नेक्स्ट वाला लेक्चर हम लेके आएंगे उसमें हम ये ऑक्टेट रूल कवर करेंगे, लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, और लुईस ने जो थियरी दी उसके ड्रॉबैक देखेंगे। थैंक यू।